वेलकम बैक करते हैं जी आपको। और आपको बताते चलें कि वक्त अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो लोग जो अभी भी पोलिंग स्टेशंस के इहाते में मौजूद हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट डे है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रोविजन रखी है कि जो इस इंटेंशन के साथ पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं कि उन्होंने वोट कास्ट करना है, इहाते में मौजूद हैं, वो वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त ख़त्म हो चुका है, 5 बज चुके हैं। 8 बजे से लेके 5 बजे तक बिला तवक्कुफ़ ये मामला चलता रहा और हमने देखा कि जिस तरह से हमने इस्लामाबाद के हवाले से बात की और मुख्तलिफ और पोलिंग स्टेशन के हवाले से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो गाए बगाए आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त अगर आई मस्ट से कि सबसे बड़ा स्टूडियो, सबसे बड़ा ट्रांसमिशन, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स का नेटवर्क और बहुत किसका है तो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ जी न्यूज़ का ये नेटवर्क है। और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो दूर दराज खारान से, मस्तोंग से, कला सैफुल्ला से, कला अब्दुल्ला से, पशीन से, ऐसे इलाकों से, सिंध के दूर दराज इलाकों से, अर्बन दोनों कवर करना रिपोर्टर्स के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम कि यहाँ पे थोड़ा सा हालात के हवाले से भी कुछ बातें थी जो कि अब तो खैर कहते हैं ना वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब वोटिंग का सिलसिला अभी किरण इसमें ये भी सिलसिला है कि पहले ये हुआ करता था कि साथ साथ ही नतीजे आना शुरू हो जाया करते थे, लेकिन इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 1 घंटे तक आप नतीजा नहीं दे सकते। 6 बजे के बाद आप नतीजा जो है वो दे सकेंगे। तो इसलिए हम कोई कयास आराई 6 बजे से पहले नतीजे के हवाले से नहीं करेंगे, क्योंकि ये SOP है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिसे हमें फॉलो करना है। लेकिन अपनी डिस्कशन को यकीनन अपनी जो एनालिस्ट जो लोग वोट कास्ट कर चुके हैं उनको इंतजार है कि उन्होंने जिसको वोट कास्ट किया है वो जीता कि नहीं जीता। और फिर ये सब तमाम चीज़ें यासिर, ये तो आज की खूबसूरती ही रहेगी कि हम रात तक और सब वेट करते रहेंगे कि क्या एक्चुअली रात तक क्या 7 बजे के बाद से चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, पता चल जाएगा, होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इंतजार तो रहेगा ना कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। सो हमारे साथ मेहमान तो वही मौजूद हैं, फौजिया साहिबा हैं, हमारे साथ फारूक साहब हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आगा साहब। तो मैं आगा साहब से भी पूछती चलूँ और साथ साथ हमारे सदफ अली खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, साहिबा ने, उनको भी खुशामदीद कहेंगे कि वो भी अभी इस आर के हमारी को होस्ट हैं सदफ अली खान वर्चुअल के ऊपर। आप हमें असिस्ट करेंगी इस हवाले से और बताएंगी कि आपके पास ताज़ा तरीन क्या है। आपको हम इस ट्रांसमिशन के हिस्से में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ आप भी रहिएगा। मैं आगा साहब इसमें आपको शामिल करूँगा। अभी दूसरा हिस्सा हमारा शुरू हो चुका है। अभी आज मियाँ साहब जब अपना वोट कास्ट करके निकले और इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो वोट दिया वो दिया ऑन साहब को दिया, ऑन चौधरी साहब को दिया। और क्योंकि जो IPP के क्योंकि सीट एडजस्टमेंट हुई थी इनकी, इन्होंने भी और मरियम साहिबा ने भी, तो उन्होंने कहा जी आप ये मखलूत हुकूमत वाली बात ना करें, अगर तो मिलनी है तो हमें क्या सादा अक्सरियत मिलेगी तो हम मामलात आगे लेकर चलेंगे। अदरवाइज़ फिर शहबाज शरीफ साहब ने कल एक निजी TV के प्रोग्राम में बात कही थी कि अगर फिर हमें सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर मखलूत हुकूमत मिलती है तो फिर हम डिसीजन करेंगे कि किसको वज़ीर आज़म लाना है। तो हाउ डू यू सी दिस थिंग कि मियाँ साहब मखलूत हुकूमत कहते हैं, मखलूत की गल ना करो मेरे नाम। जो मियाँ साहब ने बाहर निकल के गुफ्तगू की उसमें एक चीज़ और बड़ी मजेदार, वो अंदर तो ओन चौधरी साहब को वोट डाल के आए थे और बाहर वो मुझे हमें सबको कह रहे थे कि शेर को वोट डालो, तो अंदर तो वो शेर को वोट डाल के नहीं आए थे। तो ये एक बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि ये जमहूरियत की खूबसूरती होती है। 53 सीट्स हैं, 53 सीट्स जिसके ऊपर PMLN ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, क्योंकि किसी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने आप कह सकते हैं कि सीट एडजस्टमेंट की और कुछ जगहों पे उन्होंने सीट एडजस्टमेंट नहीं भी की। बात यह है कि जहाँ तक IPP की बात है जी, उसमें उनकी आप समझे कि 3 सीट्स तो ऐसी थी जिनके ऊपर 2 तो उसमें से लाहौर में आ गई। चले और अगर आगा साहब आपको पॉज करेंगे, अभी हम चलते हैं सदफ की जानिब, वो हमें क्या बता रही हैं उनसे पूछते हैं। जी सदफ, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया नताशा एंड यासिर। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि पोलिंग का वक्त इस वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। अब से कुछ ही देर में जो है वो नताइज भी आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है और नाज़रीन इस वक्त बेताब हैं। लोग इस वक्त TV स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, बराजमान हैं और वेट कर रहे हैं कि कैसे नताइज आना शुरू हो जाएंगे। अब से कुछ ही देर में वोटों की गिनती का अमल भी क्योंकि शुरू हो चुका है तो नताइज के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, बड़ा मुकाबला कांटेदार मुकाबला ईसा शाह पीपल्स पार्टी की और सैयद हौस अली शाह GDA के उनके दरमियान है। हल्का NA 202 खैरपुर 1 से ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है जिस पर आवाम की नज़रें इस वक्त मरकूज हैं।
इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हमारे पास कुछ और भी बड़े मुकाबले हैं, कांटेदार मुकाबले हैं जिन पर आवाम की तवज्जो मरकूज़ है, नज़रें लगी हुई हैं, नज़रें जमी हुई हैं। और क्योंकि वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है तो अब से कुछ ही देर में नताइज का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह बामुकाबला सैयद ज़ैनुल आबिदीन जीडीए के बहुत बड़ा मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला है जो मुतवक्के है। हल्का NA 208 से आपको ये खबर दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि मुल्क में कुल 90,675 पोलिंग स्टेशंस आज कायम किए गए और मर्दों के 25,320 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। बड़ा मुकाबला है। फजलुर रहमान न्याजी JI बामुकाबला नबील गबूल पीपल्स पार्टी के हल्का NA 239 से आपको ये खबर दे रहे हैं। कांटेदार मुकाबला है जो मुतवक्के है। और नाज़रीन, इस वक्त आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। चलें जी, हम वापस आ चुके हैं और सदफ ने हमें बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स दी। हमें अभी बड़ी ही मशहूर शख्सियत ने ज्वाइन किया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया जी। आज बड़ा दिन और इसके लिए इंतजामात फैसिलिटेशन मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपकी जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से की गई। हाउ डू यू सी दिस थिंग के 5 बजे तक का जो टाइम था जिस स्मूथ तरीके के साथ हुआ, इसको आप किस तरह से गेज करते हैं और जो फैसिलिटेशन निगरान हुकूमत की तरफ से रिक्वायर्ड थी आपने किस तरह एक्सटेंड की? पहले तो आप अपने आप को मुबारकबाद दें और इस टेबल के मैज़ के गिर्द जो लोग बैठे हैं, आप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और आपने इतना खूबसूरत सेट बनाया है। शुक्रिया। और स्टूडियो जिस तरह से लग रहा है वो बहुत ही प्रोफेशनल है। तो जिन लोगों ने ये मेहनत की है उनकी तारीफ़ बनती है जी। आप लोग काफ़ी दिनों से पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात जारी रखे हुए हैं जी। और पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। 12 करोड़ 80 लाख के करीब लोग जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। बावजूद इस बात के कि इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, लेकिन कोई बड़े पैमाने पे कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। एक अफसोसनाक वाक़या ज़रूर हुआ है डेरा इस्माइल ख़ान में, वहाँ पर कुछ शहादतें हुई हैं। उसके लिए ज़ाहिर है हम तमाम लोग अफसरदा हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग को कई सालों से लड़ रहे हैं, एक दहाई से ज़्यादा। और 2008 और 2013 के जो इंतखाबात थे वो इससे ज़्यादा कहीं खून आशाम थे। ख़ुद 2018 के इंतखाबात में जो हलाकतें थीं उनकी तादाद 666 थी। बहुत बड़ा। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो तमाम तर ख़दशात के आसारियाँ जी, आज इलेक्शन मुलतवी हुए तो कल हुए तो फ़लाँ बहाने से हुए, लेकिन निगरान हुकूमत ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि पहले दिन से मैं मुस्तकिल मिजाजी से ये बात कहता रहा हूँ। और जब वो रेजोल्यूशन भी आई तो उस वक्त भी आपने कहा, आपने उससे न सिर्फ जो है हुकूमत का पर्सपेक्टिव भी दिया और आपने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक अच्छा दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जमात या जमातों का ग्रोह इक़्तिदार में आएगा या मुंतखब होकर आएगा, वो असल जो इस मुल्क के मसाइल हैं उन पर तवज्जो देगा। जो मुआशी मसाइल हैं, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के मसाइल हैं, जो अपना जो इस्लाहात जो हैं टैक्स के वो करने के जो मामलात हैं, जो बुनियादी मामलात हैं, उन पर वो तवज्जो देंगे। तो हम सब दुआगू हैं और पाकिस्तान के अवाम जो निकले हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जाकर उन्होंने वोट दिए हैं। और आपने पहला वोट दिया है यहाँ इस्लामाबाद में जो जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं गया। बताते चलें कि आज हमारे जो मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इन्होंने NA 46 का फर्स्ट वोट जो पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने कास्ट किया। जी, मैं सुबह 8 बजे पहला वोटर था वहाँ पे। तो जाहिर है पिछले 5-5.5 महीने में आप लोगों ने मुझे खासा मुश्किल में डाला हुआ है। लोगों को भी आगाही देना ज़रूरी होती है ना कि हम खुद जो है इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा मैसेज किया है इससे भी। तो ये एक अच्छा दिन है और हम उम्मीद करते हैं। देखें, कोई भी जमहूरियत का निज़ाम जो है वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें खामियां और मुश्किलात होती हैं और उसके अंदर जो इर्तिका है वो तभी मुमकिन होता है कि उसमें खामियां हैं। अगर कोई चीज़ परफेक्ट हो तो उसके अंदर तो कोई इस्लाहात
और बेहतरी आ नहीं सकती। तो हमारी अपनी मुश्किलात हैं, कमज़ोरियाँ हैं। देखें, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि मुश्किलात की वजह से हमें जो मोबाइल सर्विसेज हैं आज उनको बंद रखना मैं इसी पड़ा। पे आ रहा चाह रहा था कि इस पे बड़ी क्या सहराइयाँ हो रही थी। कॉमनवेल्थ का जो वफ्द था विजिट कर रहा था, उसने कहा कि जी उन्होंने जब ठीक इंटरनेट कहा। जी जब इंटरनेट नहीं था तभी तो इंतखाबात हो रहे थे। तो मेरे ख्याल आप में कॉमनवेल्थ के जो इसकी जरूरत सरबराह थे, महसूस हुई, यही प्रिएम्प्टिव मैयर था ये। जो कॉमनवेल्थ के जो सरबराह थे उन्होंने बहुत अहम बात की कि ये जो डिवाइसेस हैं ये भी अहम है, लेकिन जमहूरियत इससे ज़्यादा अहम है। सही। बिल्कुल। ये जब नहीं थे तब भी जमहूरियत थी और तब भी इलेक्शन होते थे, और अगर ये इसकी जगह कोई और नए डिवाइसेस आ जाएंगे तब भी जमहूरियत रहेगी। हमारे मुल्क के कुछ मसाइल हैं, मुश्किलात हैं सिक्योरिटी के हवाले से। जो वजारत दाखिला है वो ये ख़तरा नहीं लेना चाहती थी कि मुल्क के अंदर कोई बड़े वाक़यात हों दहशत गर्दी के, और दहशत गर्दी ही सिर्फ नहीं बल्कि ये कि दहशत गर्द एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं रोड पर जब हैं उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल भी है। लेकिन सुबह से इस तरह की अफवाहें चल रही थी कि कोई इंटरनेट बंद हुआ। इंटरनेट बंद नहीं हुआ, न इंटरनेट बंद हुआ, न सोशल मीडिया बंद हुआ। जो फिक्स ब्रॉडबैंड है वो उसी तरह से काम करता रहा। जो सोशल मीडिया की एप्स, व्हाट्सएप वगैरह सारे उसी तरह से काम करते रहे। जिन्होंने हुकूमत की तारीफ़ करनी थी वो तारीफ़ करते रहे, जिन्होंने गालियाँ देनी थी उन्होंने जी भर के गालियाँ निकाली। तो हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें इस बात की खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया, और वो अहम मरहला कि 5 बजे तक इलेक्शन की पोलिंग थी, वो अमल जो है वो बखैर खूबी ख़त्म हो गया। वो लोग जो कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर हैं और अभी उन्होंने वोट नहीं डाला तो उनको इजाज़त होगी, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन से बाहर हैं और वो वक्त पे नहीं पहुंचे तो जाहिर है फिर मिस कर गया। एक और यहाँ पे यासिर भाई, एक लाइटर नोट पे बात करना चाहूंगी। सर, आपने कहा सबसे पहले आपका वोट कास्ट हुआ, सबने देखा, टीवी पे भी दिखाया गया। सर, किसको कास्ट किया? ये भी एक सवाल है। ये लाइटर नोट तो नहीं, ये तो मैं ये राज की बात है, ये बताना नहीं चाहिए। देखें, अभी भी जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की कि कुछ लोग पोलिंग स्टेशंस के अंदर हैं जिन्होंने वोट डालना है। मैं एक आखिरी जो वोटर है ना उसकी राय पे भी असरअंदाज नहीं होना चाहता। वेरी राइट, बहुत अच्छी बात। तो इस वजह से मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने किसको वोट किया। ये जब हम आज़ाद तज्जियाकार के तौर पर अपने दोस्त के साथ बैठेंगे मुस्तकबिल में तो फिर हम तज्जिए भी करेंगे और बताएंगे। ये सवाल हम मुस्तकबिल के लिए छोड़े रखते हैं। यहाँ पे एक और सवाल मेरे, क्योंकि आपका एक पोर्टफोलियो भी है और निगरान हुकूमत में आपने काम भी किया और कर भी रहे हैं, तो ये जो लेगेसी है इस सारे अरसे की निगरान हुकूमत की, जो आपको मिला, जो आप छोड़ कर जा रहे हैं, चीज़ों को किस हद तक कितना बेहतर किया, और जो आने वाली जो भी हुकूमत है जो भी बनाएगी उसे आप कितना अच्छा पाकिस्तान, पहले से बेहतर पाकिस्तान देकर जाएंगे? देखिए, हमने ये वादा किया था आपके साथ भी जब पहली मुलाकात हुई थी वज़ीर होने के बाद, और आप ही के शोज़ में यहाँ पर हम बैठकर ये बात करके गए हैं। पहले दिन से 18 अगस्त 2023 को जो मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने यही कहा था कि हम आपसे वादा करते हैं कि मुल्क जिस हाल में मिला है उससे बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत के हवाले करके जाएंगे। और आप उस दिन को देख लें, 17 अगस्त को जिस दिन हम लोगों ने हल्फ उठाया, इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये का था और ओपन मार्केट में 350 से 400 रुपये तक का नहीं मिल रहा था। अफवाह ये थी कि 500 रुपये तक जाएगा। आपने देखा कि बग़ैर बड़े इस्लाहात के सिर्फ इंतज़ामी इक़दामात से आज वो 280 से नीचे। इसी तरह से स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो था IMF के साथ, उसको मुकम्मल करना और इसको यकीनी बनाना कि उसके रिव्यू को हम करेंगे, तकमील तक पहुंचाएंगे। इसी तरह से जो निजकारी की जो लिस्ट थी उस पर बड़े हद तक अमल करना, हमने काफ़ी काम मुकम्मल कर लिया है। PIA का दूसरा जो अब हम छोड़कर जाएंगे मुंतखब हुकूमत के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क निस्बतन बेहतर हालत में है जब हमने इक़्तिदार संभाला था। लेकिन वो अमेरिका में कहते हैं ना कि यू शुड नॉट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। तो बेहतर होगा कि ये जो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे पूछे। हम अगर पूछ कि आप आज़ाद इंडिया की बात कर रहे हैं,
जब आज़ाद तजज़ियाकार होता है तो उस वक्त वो बिल्कुल ही आज़ाद होता है, जो उसके मुंह में आता है बेसिक फैक्ट यही है। अच्छा नहीं, वो आज़ाद तजज़ियाकार मादर पितर आज़ादी की हाँ बात नहीं कर नहीं, रहे। मैं उनसे एक बड़ी एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछना चाहूँगा कि आप टेबल के इस साइड पे बैठ के आज़ाद तजज़ियाकार भी रहे हैं और आप हुकूमतों को तनकीद का निशाना भी बनाते रहे हैं। अब निगरान हुकूमत में आपको मौका मिला कि आप टेबल के इस साइड पे आके हुकूमत साजी और फैसला साजी के अमल को आपने देखा कि ये सब कुछ कैसे होता है। तो ये जो 5 माह का पीरियड है, अब इसमें हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आज़ाद तजज़ियाकार है, जो आज़ाद तजज़ियाकार है, वो कितने आज़ाद और कितना उससे टेबल के इस साइड पे बैठे हुए बंदे को तनकीद जब उस पर की जाती है तो उसको कितना फ़ायदा पहुंचता है अपनी फ़ैसला साजी में, और जो फैसला साज हमें चीज़ें ब्रीफ करते हैं तो वो कितना उसमें सच्चाई है, कितना % जो है वो बताया जाता है। जी सर। देखें, आप लोगों की मौजूदगी में मेरे लिए आज़ाद तजज़ियाकारों की जो इस्तिताअत है उस पर तबसरा करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं ये अपने बारे में कह सकता हूँ कि इस अमल से गुज़रने के बाद मुझे अपनी कम इल्मी जो कि इस ओहदे पर आने से पहले थी उसका ज़्यादा एहसास होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेट क्राफ्ट के जो फैसला साजी है जी। वो हम दीवार के इस तरफ बैठकर जब देखते हैं तो हमें समझ नहीं आती। हमारा ख्याल होता है कि बड़े स्मूथली ये फैसले होते हैं, मुख्तलिफ जो एक्टर्स हैं उनका जो इंटरप्ले है वो हमें नज़र नहीं आता। सही। तो हमारी जो हमारा जो तज्ज़िया है वो इतना पुख्ता नहीं होता। अब इस अमल से गुज़रने के बाद जब मैं आपके साथ बैठूंगा और कोई बड़ा वाक़या होगा तो आप जिस नज़र से देख रहे होंगे मेरे पास कुछ तजुर्बा होगा कि ये ऐसे हुआ होगा, क्योंकि जब हमारे वक्त में हुआ था तो उस वक्त ऐसे हुआ था। तो जो तजुर्बा है स्टेट क्राफ्ट का वो आपके इल्म में इजाफा करता है, इससे आप बेहतर इंसान बनते हैं। तो ज़िंदगी के जितने भी तजुर्बात हैं वो आपको इनरिच करते हैं, आपकी इस्तिताअत को बढ़ाते हैं। अच्छा, आपसे आगा साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो? नहीं, मैं इनसे नहीं पूछना चाह रहा हूँ ये, बल्कि जो बात की है खालिद साहब ने, मैं उनके रेफरेंस एक बात करना चाह रहा हूँ, शायद वो ना कर सके। वो कर दी जब हम बैठे होते थे, उन्होंने जाना भी है तो खालिद साहब जब हम बैठे होते थे तो हमारे प्रोग्राम में हम ये बात कर रहे होते थे कि अगर आपने डॉलर को कंट्रोल करना है तो आपको उसकी स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी जी। और फिर इन्होंने आगे करके दिखा दिया, इन्होंने रोक के दिखाई। सही, यानी कि ये तीन हम और गवाह हैं। ये उस प्रोग्राम का हिस्सा होते थे जिसमें बात होती हम थी। ये बात किया करते थे हम सारे मिलके, उन्होंने रोक के दिखाई। तो ऐसी बात कोई नहीं है कि अगर सुनने वाले कान हो और करने की उसमें हो, यानी कि विल हो, तो आपके सामने, बल्कि रेट कम बताया सर, वो 321 क्रॉस कर चुका था जब आप आए। और अब वाकई देखिए, उसके अलावा हम वीट की स्मगलिंग के बारे में बात करते रहे, हम तेल की स्मगलिंग के बारे में, चीनी के बारे में करते रहे, सब इन्होंने आकर रोका। 6 लाख के करीब गैर मुल्की तारकीन वतन को मुल्क से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। हर कोई कह रहा था कि आप ये कर नहीं सकेंगे। और सोलंकी साहब, मुझे क्यों ये एहसास हुआ कि वो जो आपकी बेबाकी है जो पहले आपकी होती रही है, तो क्या उसमें आने वाले वक्त में कमी की, मुझे तो ये एहसास हुआ कि अब आप बहुत सी चीज़ों से वाकिफ़ हो गए तो अब शायद उस तरह बेबाकी आपकी कम हो जाए। क्या ये तासुर मेरा ठीक है? नहीं, आपका ये तासुर गलत है। देखें, आप एक खेल में, एक ड्रामे में, एक प्ले में आपको जो रोल मिलता है उसको आप ईमानदारी से अदा करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो मेरा जो मुझसे तकाजा है उसमें मैं उतना उस आज़ादी के साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझ पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। लेकिन जब ये बार नहीं होगा, बोझ नहीं होगा, तो जाहिर है फिर आपको पुराना वाला। लेकिन सर, जितना आपने मयार सेट कर दिया है ना निगरान हुकूमत ने तमाम चीज़ों में, जैसे मईशत के हवाले से बात की या फिर और भी फैसलों के हवाले से, और ऐसे अनपॉपुलर डिसीजंस लिए जो कि नीड ऑफ द आवर थी, लेकिन कोई इतना ज़्यादा कर नहीं सकता था कि वो ऐसे डिसीजंस ले। ये आपने मयार बड़ा एक अपवर्ड डायरेक्शन में सेट कर दिया है, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज होंगी। उसको कैसे देखते हैं आप? देखें, हम अपने मुंतखब हुक्मरानों से अच्छी तवक्कुआत रखते हैं, और अगर हमने कोई अच्छी मिसाल कायम की है तो वो
हम उसको मिसाल बनाकर हम कह सकते हैं कि जी अगर ये कर सकते हैं तो आप भी करें, तो ये मुल्क के लिए अच्छा है और जमहूरियत के लिए अच्छा है। तो मैं नहीं समझता कि इससे जो हमारे मुस्तकबिल के जो हुक्मरान हैं उनको खफा होना चाहिए। और हमारी जो खिदमत हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप वज़ीर होंगे तभी आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो हम हाज़िर होंगे कि बल्कि जब नई हुकूमत आएगी तो हम एक हैंड ओवर नोट उनको दे कर जाएंगे कि जी ये हमने किया है, ये हमारी कामयाबियां हैं हमारे ख्याल में, ये हमारी कमज़ोरियां हैं, ये हमारी नाकामियां हैं, हमारे ख्याल में ऐसे होना चाहिए। लेकिन फ़ैसला करना अगली मुंतखब पार्लिमान और अगली मुंतखब हुकूमत का काम। अच्छा, EMS के हवाले से अगर हम बात करें, 2018 में जो RTS के हवाले से बड़ी बात हुई और RTS पे बड़े सवालात उठाए गए, इस मरतबा एक नया तजुर्बा किया गया EMS के हवाले से, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि 2018 से कितना मुख्तलिफ है और कितना बेहतर तौर पे इलेक्शन कमीशन ने इसको प्लान किया और एग्जीक्यूट किया? ये बहुत मुख्तलिफ है और बहुत पायदार है, बहुत बेहतर है, काबिल भरोसा है। क्योंकि जो हमारा पुराना निज़ाम था कि जो लोकल जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो जो पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में उनके दस्तखतों के साथ वो नताइज उनका ऐलान करेंगे और फिर वो कन्वे होंगे। वो सिर्फ पहले तो वो एक रियल टाइम में वो रिज़ल्ट्स आ रहे थे और वो उसका इन्हिसार इंटरनेट पे और दूसरी चीज़ों पे था। तो अब वो मामला नहीं है, अब वो लोकल एरिया नेटवर्क के तहत कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरनेट हो ना हो उसकी टेबुलेशन सही हो रही होती है। सिर्फ उन्होंने फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट्स जो है वो ट्रांसमिट करने होते हैं, जो फिज़िकली भी होंगे और जहां इंटरनेट होगी वहां भी होंगे। तो मैं समझता हूं कि इस दफ़ा जो निज़ाम उन्होंने बनाया है वो ज़्यादा काबिल भरोसा होगा और इसमें तनाज़ात कम होंगे। बिफोर यू गो, मेरा एक और सवाल आपसे होगा कि आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप इस वक्त इस एक मसनद पे बैठे हैं, आपको चीज़ें जिस तरह आपने बताया कि चीज़ें बड़े मैक्रो लेवल के ऊपर आप देख रहे हैं, बड़े चैलेंजेस आने वाली हुकूमत के लिए क्या क्या होंगे जिन्हें हल करना होगा, अगर हम उसको नंबर वाइज कर दें? 1992 में बिल क्लिंटन ने अपनी सदारती मुहिम शुरू की थी सदारत के लिए और 93 में वो पहली दफ़ा सदर बने। उनके जो इंतखाबी मुहिम के जो सरबराह थे उनका नाम था जेम्स कार्विल। उसने अपने इंतखाबी दफ्तर में बड़ा बड़ा लिख कर लगाया था, इट्स द इकॉनमी स्टूपिड। तो हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा जो मसला है वो मईशत का है। मुंतखब आने वाली हुकूमत अगर इक्तिसादियात पे, मुआशी इस्लाहात पे तवज्जो देगी और फिर उससे जुड़े हुए जो इस्लाहात हैं वो टैक्स के हों, ज़राअत के हों, दूसरे हों, गवर्नेंस के हों, तो मेरे ख़्याल में हमारे जो मुल्क है जब मईशत मजबूत होगी तो सिक्योरिटी भी मजबूत होगी, हमारी जमहूरियत भी मजबूत होगी। ये सारे चीज़ें जो है वो जुड़ी। सर वन लास्ट क्वेश्चन कि जो यासिर ने कहा मैं इसी को रिफ्रेज करना चाहूँगी, चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि जो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूस एक हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी है, उसको आप कैसे देखते हैं कि जो नई हुकूमत आएगी उसके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि जो पॉलिसीज़ आप लोगों ने सेट कर दी हैं उसको कंटिन्यू करना? हमारी हुकूमत से पहले पिछली पार्लिमान एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट मंजूर करके गई थी, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। अब वो क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है तो पार्लियामेंट जब आएगी तो अगली मुंतखब हुकूमत उसी तरह से काम करेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसियाँ हैं उनका तसलसल जारी रहेगा, उसमें बेहतरी आ सकती है, उसमें तेज़ी आ सकती है, लेकिन उसमें रिवर्स गियर नहीं लगने वाला। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, लेकिन आपकी और भी मसरूफियात हैं इस हवाले से। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुर्तज़ा सुरंगी साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात, और बता रहे थे कि किस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ ये इलेक्शन जो है, ये डे जो है अपने अंजाम को पहुंचा। 5 बजे तक जो है वो पोलिंग ख़त्म हो चुकी है। अब
यकीनन रिज़ल्ट जो हैं वो कंपाइल होना शुरू होंगे और 6 बजे के बाद फिर हम अलाउड होंगे कि ये रिज़ल्ट्स आप तक पहुंचाने की एक काविश कर सकें, और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि जिस कैंडिडेट को आपने इंतखाब किया कि वो कैंडिडेट है या कोई दूसरा कैंडिडेट है। इस हवाले से हमारी को होस्ट सदफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास एक पैकेज है, उनसे जान लेते हैं। जी, ओवर टू यू सदफ़। बहुत शुक्रिया यासिर और नताशा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कुल 17,816 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कौमी असम्बली की नशस्तों में 5,121 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इस हद तक सूबाई असम्बली की नशस्तों पर बात करें तो 12,695 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों की अगर बात की जाए तो 11,785 आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि मुल्क भर में 4 नशस्तों पर ख्वाजा सरा भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अजीज़ मूरी हमारे साथ इस वक्त कोयटा से मौजूद हैं, जान लेते हैं उनसे कुछ मज़ीद तफसीलात। जी अजीज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में वोटिंग का जो अमल है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से जो वोटों की जो गिनती जारी है, जो पोलिंग बक्से हैं वो खोले जा रहे हैं। बलूचिस्तान भर में जो रजिस्टर्ड जो वोटों की जो तादाद थी वो 53,13,947 थी, जहाँ जो है वोटर्स ने जो है जमहूरी अमल के लिए अपना हक रायदही जो है इस्तेमाल किया। जबकि कौमी असम्बली की 16 नशस्तों के लिए 429 उम्मीदवार, सूबाई असम्बली के लिए जो है 1267 उम्मीदवार थे जो मदे मुकाबिल थे। जबकि जो पोलिंग स्टेशन जो बलूचिस्तान में बनाए गए थे उनकी तादाद जो है 5,026 के करीब थी, जिनमें से जो है 1,651 जो है इंतहाई हसास, जबकि 2,249 जो है हसास करार दिए गए थे। इसी तरह जो पोलिंग का जो अमला था वो 51,379 तरबियत याफ्ता अमले पर मुश्तमिल था, जिन्होंने अपने फ़राइज़ जो है अंजाम दिए थे। इसके अलावा जो बलूचिस्तान भर में इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए जो 30,000 से ज़ायद जवान जो है तैनात किए गए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ मूरी, हमें कोयटा से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आज वोटिंग के दौरान, पोलिंग के अमल के दौरान कोई भी बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही भरपूर तरीके से सिक्योरिटी के इंतज़ामात और सिक्योरिटी के जो भी जो है वो इंतज़ामात किए गए थे उन्हें भरपूर तरीके से सर अंजाम दिया। आपको ये भी बताते चलें कि आज जो है वो अभी वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। वोटिंग की गिनती इस वक्त जारी है। अब से कुछ ही देर में आपको नताइज से हम आगाह करना शुरू कर देंगे। अभी आपको लिए चलते हैं एक मरतबा फिर मेन डेस्क के जानिब। वेल, थैंक यू सो मच सदफ़, आपने हमें अपडेट किया। हमारे साथ भी मौजूद हैं आगा साहब, उनसे ही पूछूंगी। आगा साहब, आपने SIFC का सुना, मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे। SIFC के बड़े ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और वो खासकर इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से बात करना, अनऑफिशियली जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, या फिर हम बात करें अगर डॉलर के हवाले से डॉलराइजेशन जो कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर बात की गई है, इकॉनमी की बात हो रही है। तो थोड़ा सा आप कैसे देखते हैं SIFC की कंटिन्यूटी आफ्टर दिस इलेक्शन? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये नताशा कि पाकिस्तान के पास जो चांसेस हैं इस सारे क्राइसिस से निकलने के, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल किट, वो रह गई है बहुत थोड़ी। बल्कि लेट मी बी ऑनेस्ट, रह ही नहीं गई है, बस 1-2 रह गए। उनमें से SIFC आपका मेन सर्वाइवल किट है। और कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अब आती है, मेरा नहीं ख्याल ये है कि वो SIFC के जो पैरामीटर जो सेट कर दिए गए हैं उनको साथ खेलने की कोशिश करें, और ना ही किसी को इजाज़त देनी चाहिए। अब हमने बहुत देख लिया, पहले बहुत तमाशे हुए कि एक आता है वो अपनी एक इकोनॉमी डिज़ाइन ले आता है, 6 महीने बाद वो अपना एक और बंदा चेंज करता है, वो एक नया डिज़ाइन ले आता है। पॉलिसियों का पॉलिसी तो लफ्ज़ बहुत बड़ा इस्तेमाल कर रही है, उसमें तो 6-7 लफ्ज़ आते हैं, POLICY। यहाँ तो जब मिनिस्टर चेंज होता है तो पूरा का पूरा उसका गैम्बिट चेंज हो जाता है। ये बैठे हुए हमारे सामने, मेरे साथ बैठे हुए हैं यासिर साहब, इनसे पूछिए, और ये जो अभी बैठे हुए थे मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, हम इस एक प्रोग्राम होता था, हम उसमें रोज चीखते थे, बकायदा चीखते थे। हमने इसके ऊपर बहुत प्रोग्राम्स किए कि नहीं कि यार ये इकोनॉमी को अगर आप क्यों नहीं रोक सकते हैं स्मगलिंग, आप डॉलर की स्मगलिंग क्यों नहीं रोक सकते हैं, वीट की क्यों नहीं रोक सकते हैं, ये जो बातें अभी की हैं सोलंकी साहब ने। हम अपने प्रोग्राम में मेरे ख्याल में हर हफ्ते में 2 या 3 दफा डिस्कस करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या था? 0। सही। उसमें मुझे बताएं कौन सी रॉकेट साइंस थी?
इन्होंने आगे स्मगलिंग रोकी है कि नहीं रोकी है, इन्होंने डॉलर कंट्रोल किए कि नहीं किया। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है यकीनन इस हवाले से, क्योंकि इंतखाब के हवाले से अभी अपने नाज़रीन को आगाह करना है। एन 162 में जनाब कुछ डिले से इंतखाबात का ये सिलसिला शुरू हुआ, तो 2 घंटे का मज़ीद वक्त दिया गया है। कुछ सूबाई हलकों के अंदर भी जहाँ जहाँ पे सूबाई अमला जो इंतखाबी अमला है वो लेट पहुँचा, तो इसलिए वक्त जो है थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया है। जितने घंटे लेट पहुंचा है, जितने घंटे उतने ही घंटे जो है वो इजाफी मिल चुके हैं। कुछ फैसलाबाद के हवाले से शिकायत थी, फिर कुछ इस्लामाबाद के 1-2 हलके थे उनके हवाले से भी बात हो रही थी कि वहाँ पे पोलिंग का जो अमल है वो देर से शुरू हुआ। तो जहाँ जहाँ से देर से शुरू हुआ है वहाँ पे इजाफी वक्त दिया गया है, ताकि जो मुकर्ररा वक्त है वो कोई भी शिकायत ऐसी ना आए कि मुकर्ररा वक्त मुकम्मल तौर पे दिया नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आज हम कह सकते हैं बड़ी अच्छी एक हम जिम्मेदारी को उनको निभाते हुए अच्छा, हमने अच्छी बार हम जो बात करें ना, एक एक चीज को, एक रिक्वेस्ट को, एक शिकायत को वो नोटिस कर रहे हैं। हम और बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं 2018 से, फौजिया साहिबा 2013 से और 2008 से। उस ज़माने में जिस तरह के इंतखाबात हुए, ख़ुद मिनिस्टर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा 600 से ज़ायद जो हलाकतें हुई, लोग जाँ बाग हुए 2018 के इंतखाबात में हुए, उनको कहते हैं जी खूनी इंतखाबात टाइप थे। 2008 में हमने देखा बीबी की शहादत हुई, उसके बाद के जो मामला जिस तरह से सामने हुए, तो अगर उसको कंपैरिजन करके देखें तो फिर तो ये इंतखाबात बहुत ही स्मूथ हुए। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने 2008 की बात की है, मेरे ख्याल में उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। इससे ज़्यादा हंगामी सूरत हाल नहीं थी। 27 दिसंबर को बीबी शहीद होती हैं और फरवरी में शहादत हुई, आपके फरवरी में जब इंतखाबात थे जो थोड़ा 1 माह लेट ज़रूर हुए थे, लेकिन वो इंतखाबात बहुत ज़्यादा टारगेटेड थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और सबको यही ख्याल था। लेकिन बहरहाल उसमें भी बहुत जो है बेहतर तौर पे इंतखाबात हुए थे, इतना ज़्यादा जिस तरह का इम्कान था वो नहीं था। दूसरा ये है कि हमने माजी में इंतखाबात में हमेशा ही मुख्तलिफ अपसेट्स देखे हैं, ये जो है इस तरह के कैजुअल्टीज़ भी देखी हैं बहुत कुछ, लेकिन वही बात आ जाती है जो पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये इंतखाबात जितनी एक थ्रेट थी, देखिए 1 रोज़ कबल जो वाक़या होता है उसके बहुत मनफी असर लोग शहीद हो गए। हम लोग जब 1 रोज़ कबल बैठे हुए थे कि कल इंतखाबात हैं, तो उसमें यही डिस्कस हो रहा था कि शहर में, मुल्क में कहाँ कहाँ अपसेट्स हो सकते हैं, इस किस्म के हादसात हो सकते हैं, वाक़यात हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत करम मैं समझती हूँ कि एक बेहतर तौर पे स्मूथली चले गए वाक़यात, ये ऐसा कोई वाक़या सुनने में नहीं आया। तो ये बातें मेरा ख्याल है कि तारीफ़ वो बन जाती है एक इलेक्शन कमीशन की भी, लेकिन मैं लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने वाले इदारे हैं उनको भी समझती हूँ, लॉ एनफोर्समेंट कि उनके लॉ एनफोर्समेंट के, उनकी जो जिस तरह उनका एक रवैया रहा है, डिप्लॉयमेंट हुई थी बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पे, ख़ास तौर पे देखिए जो कुछ हिस्से जिनको बहुत सेंसिटिव कहा जा रहा था, ये बात आ रही थी ना कि कुछ 40-50 के करीब हलकों की बातें आ रही थी कि बहुत सेंसिटिव हैं। हसास तरीन थे 16,766 और इसी तरीके से जो है वो 36,744 को हसास करार दिया गया। आपकी इजाज़त से हरूम खान शनवारी हमारे नुमाइंदे कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, तो उससे उनसे भी हम इस हवाले से इत्तलात ले लेते हैं। जी आप कंटिन्यू कीजिए। फारूक, अब ये है कि उसमें अगर जब आते हैं ना, मैं ज़ाती तौर पे तो देखती हूँ कि जो 13 के थे, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2008 के इंतखाबात सबसे अहम हुए। उसकी वजह जो थी ना, मेरे ख्याल में उसको हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। वो कुछ बरस पहले 2006 में होने वाला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। उस वक्त जो दोनों जमातें थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उसके हम नताइज देखते हैं कि बड़ी स्मूथली उसको एक्सेप्ट किया गया 2008 के इंतखाबात को। अच्छा, 13 के इंतखाबात में थोड़े से एक अपसेट हमने देखा, एक दूसरी जमात भी इसमें शामिल हो चुकी थी उसके बाद जो भी है उसमें। लेकिन ये है कि 18 के इंतखाबात पे तो आप देखें अभी भी सवालात उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवालात। लेकिन फ़र्क है बहुत ज़्यादा, इस पे बहुत सवाल। खुद उसने एडमिट किया था, देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एडमिट हुआ था कि वो उसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ हुई हैं, उसमें गलतियाँ हुई, जो टेक्निकल गलतियाँ हुई। तो फारूक साहब, इस मरतबा वो जो टेक्निकल गलतियाँ थी, वो जो खामियाँ थी RTS के हवाले से, कितना उसे ओवरकम किया गया है? जो इस वक्त तक की सूरत हाल हमारे सामने आ रही है उस हिसाब से, यकीनन अब तो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन का जब सिलसिला शुरू होगा तो फिर हमें आइडिया होगा कि किस हद तक हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें RTS वर्सेस EMS। देखिए, इसके बारे में तो हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी EMS ने काम ही नहीं शुरू किया, अभी तक गिनती का अमल शुरू हुआ है। उसके बाद जो देखें, जो दावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो ये कहते हैं कि इस मरतबा जो हमने सिस्टम डिवाइस किया, एक तो हमारा अपना है, कहीं बाहर से नहीं है, इंटरनेट हम यूज़ कर नहीं रहे,
ये लोकल नेटवर्क है या इंट्रानेट इसको हम यूज़ कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक पे है, सैटेलाइट के ऊपर है, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उसको फॉर्म 45 गालिबर है 45 जी हाँ, उस को जब उस सिस्टम में इंदराज करेगा या उसकी पिक्चर लेगा तो वो लॉक हो जाएगा, फिर उसे चेंज नहीं कर देगा, फिर जो एजेंट है उसका भी साइन उसके अंदर होगा। तो ये फुल प्रूफ सिस्टम जो इस मतलब बनाया गया तो कितना सही लग रहा है। क्योंकि अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ, अभी तक मैं नहीं कह सकता कि ये फुल दावे प्रूफ सिस्टम है। अगर उनका देखें किसी के दावे पे अगर किसी भी उनके जिम्मेदारी आज तक की उन्होंने जिम्मेदारी बहुत 5 बजे तक की जो जिम्मेदारी थी वो बहुत एहसन तरीके से अंजाम दी है। इंतजामी मामला इंसाफ भी तो हो रहा है, जिन हल्कों में इंतखाबात देर से स्टार्ट हुए वो देर से खत्म हो गए। देखिए दो पहलू है इलेक्शन में, जब इलेक्शन की आप बात करते हैं ना, एक सियासी पहलू आ जाता है, एक इंतजामी पहलू आ जाता है। तो सियासी पहलू पे तो हमने पहले भी गुफ्तगू की थी कि हर सियासी जमात अपने लिए गुंजाइश रखती है रिजल्ट के बाद बात करने के लिए। जहाँ तक इंतजामी वाला मामला है तो उस वक्त इस वक्त तक तो बहुत अच्छा रहा है। अल्लाह करे कि ये उसी तरह जो है, ये 2018 में भी बहुत अच्छे यही दावे थे ना कि RTS के हवाले से भी दावे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें ख़राबियाँ आई और फिर इलेक्शन भी मशकूक हुआ और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी, उसकी अपनी साख दाव पे है। अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने ज़ाहिर से रीचेक किया होगा ना, तो तभी वो ये सारे दावे कर रहे हैं। तो बाकी अब और 10-12 घंटे रहेंगे, 10-12 घंटे में सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा और फिर हम ये उसके नताइज के मुरतब करने के हवाले से बेहतर पोजीशन में होंगे बात करने में कि इंतजाम कैसे। ठीक है आगा साहब, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बताएं। RTS वर्सेस EMS के इस पर ये काफ़ी बात और काफ़ी प्रैक्टिस की गई और उन्होंने कहा जी हमारा पूरा अपना नेटवर्क है जो हमने काम किया है, तो इसको अगर हम उस हवाले से देखें, अगर ये ठीक काम करता है तो फिर हमारे लिए आगे के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। देखिए बात यह है यासिर साहब, सिस्टम कोई नहीं बैठता है, सिस्टम बैठाए जाते हैं। अच्छा, और जिन्होंने बैठाए थे अब तो वो मान गए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कोई शर्म की तो लिहाज की कोई बात ही नहीं है ना। वो RTS नहीं बैठा था, प्लीज आप लफ्ज RTS को क्यों बदनाम करते हैं। वो तो हम इधर ही बैठे, पार्टी ने पूरा बयानिया बनाया है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं ध्यान। देखिए RTS नहीं बैठा था, बैठाया गया था। ठीक है, कोई सिस्टम बैठता नहीं है, बैठाया जाता है। ठीक है। 2018 में आप भी इलेक्शन में ट्रांसमिशन में थे, मैं भी थे और इसी बिल्डिंग में थे। 12:30 बजे एकदम जब इलेक्शन रिजल्ट आना बंद हो गए तो हमें पैनिक हो गया कि यार 2 बज गए, कुछ नहीं आ रहा। फॉल्ट भी तो हो सकता है सर, 9:15 बजे हो गया था। नहीं अब तो मान गए ना जी, जिन्होंने बैठाया था, जिन्होंने करवाया था, जिन्होंने किया था, ठीक है, अब सब मान चुके हैं, इसमें तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। और अब आप EMS वाली की बात की, जो इलेक्शन हुए डस्का में और जिस तरह आपके इलेक्शन कमीशन ने अपराइटली खड़ा हुआ जी, बिल्कुल, और उन्होंने दोबारा फॉग के अंदर से भी बंदे निकाल लिए, तो मेरा आई हैव ए टोटल फेथ ऑन हिम। टोटल उसके बाद जो इलेक्शन हुए, बाय इलेक्शन हुए, नहीं वो इलेक्शन वो भी माने, फिर अच्छा सबने माने, एग्जैक्टली माने, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने रोना शुरू कर दिया कि हमारे साथ हुई क्या है। अच्छा तब भी मैं और बयानिया वाला आ जाता ना, मैं और यासिर बैठे हुए थे, उन वाले में भी हम कह रहे थे कि PMLN ने जो लोगों को ये टर्न कोर्स को या लोटो को इलेक्टेड नहीं है, इसका इलेक्टेबल तो ये बड़ा प्यारा सा लफ्ज आपने नया यूज किया है यार, प्यारा यूज नहीं हम इसे लोटे कहते थे, ठीक है, यहाँ टर्न कोट अंग्रेजी में इसकी लफ्ज है। ये इलेक्टेबल से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया में से टर्न कोट कहते हैं। लेट मी बी टर्न कोट, ठीक है। हमने जब ये कहा था कि टर्न कोट और लोटो को दे दी गई है तो इसका रिजल्ट आएगा और PMLN बुरी तरह इंतखाब हारी, तो तब वो अब परेशान हो गए। तब देखिए ये बात माननी पड़ेगी, ये इलेक्शन कमिश्नर साहब ने साबित किया है कि ये अपराइट आदमी है और ये कोई फैसला नहीं करता है। एक और भी ऐड करना है, वो बताओ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला भी ऐड करना है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो चीफ जस्टिस के सामने मामला गया और उन्होंने सारी स्क्रूटनी कराई, उसके बाद पता चला कि वो ही नहीं थे, पर वो उनके डिसीजन में भी ये चीज से रिफ्लेक्ट की गई, नहीं हुए थे। देखिए होता कहते हैं किसी पहले इस्तेमाल करे फिर इत्मीनाद करें। भाई हमने तो इस इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके देखा है और मुकम्मल इत्मीनाद है। ठीक है, चले गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रखेंगे जनाब। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो मौजूद थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, राशिद याकूब साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया है एडिशनल DG मॉनिटरिंग सेल हारून खान सनवारी साहब का। आपको वो दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं मॉनिटरिंग के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद याकूब खान एक बार फिर आपके सामने हाज़िर है और इलेक्शन कमीशन की अमारत से हम मुखातब हैं और इस वक्त अगर आपसे बात करूं तो सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और बग़ैर वक्फे से 5 बजे तक जारी रहा। नताइज पे सबकी नज़रें हैं और इलेक्शन कमीशन
के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अरुण खान शनवारी, एडिशनल जनरल हैं, ये मॉनिटरिंग सेल में या इलेक्शन कमीशन में। इनसे बात करेंगे कि जो शिकायत आई हैं और नताइज कब तक आना शुरू हो जाएंगे। अरुण साहब क्या कहेंगे कि अब सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन पे हैं और नताइज पे हैं, नताइज कब तक आना शुरू हो जाएंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात हुई है कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है और लोगों ने देख लिया कि आज पूरा दिन इलेक्शन कमीशन में, चूंकि मैं सेंट्रल मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर का इंचार्ज हूँ, वहीं पे सारी मॉनिटरिंग हो रही है पूरे पाकिस्तान की, तो वहाँ पे सारा दिन ओपन मीडिया भी आता रहा, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, बहुत बड़े बड़े इदारे आए हैं और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए, यूरोपियन यूनियन आया है, कॉमनवेल्थ आया है, काफ़ी इंटरनेशनल, उन्होंने सारा सिस्टम देखा है और सारा ऑब्जर्व किया है और एक ट्रांसपेरेंसी से सारा कुछ हुआ है और बड़ी खुशी की बात है। शिकायत एक दुक्का रही हैं, अराउंड 76 शिकायत आई हैं जो 1 बजे के बाद कारकुनों के आपस में थोड़ी गर्मा गर्मी आ गई थी, उसमें पोलिंग वगैरह की और पोलिंग स्टेशन के हवाले से वोट कहाँ है मेरा, तो ओवरऑल कोई बड़ा नहीं हुआ। कंप्लेंट सारी हमने हल करा दी, क्योंकि इस कंट्रोल सेंटर के नीचे 180 कंट्रोल सेंटर हमारे पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। इसके बाद जो अहम मरहला है वो नताइज का है और उस पर इलेक्शन कमीशन पहले ही हिदायत दे चुका है तमाम प्रिजाइडिंग अफसर को कि वो नताइज को आराम से फॉर्म 45 करे, सबके साइन ले और उसको जो है अपने जो है ना EMS के ज़रिए भिजवा दें। मोबाइल सर्विस जी, राशिद याकूब खान ने एडिशनल डीजी जो हैं उनसे बात की है, हारून खान शनवारी से। मॉनिटरिंग के हवाले से, मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी होती है इलेक्शन के दिन के हवाले से, किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो, प्रॉब्लम अगर आती है तो देर उसको किल किया जाए और उसके बाद फिर इंतखाबात में जो रिजल्ट का सिलसिला है वो तकरीबन 6 बजे के बाद शुरू होगा। मैं इसमें शामिल इस मौके पे मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि बड़ी नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि 5 साल में ये मौका एक बार आता है और उसको ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उनकी कोई कि ये मॉनिटरिंग का जो एक फरीज़ा है वो अंजाम दें, और ख़ासकर जब इलेक्शन डे होता है उस वक्त एक अलग किस्म की एक्साइटमेंट होती है, प्राइवेट मीडिया भी अलग रूमर्स फैला रहे होते हैं, तो ये PTV से आपको बराह रास्त तमाम चीज़ें गाहे आगाह किया जा रहा है। सुबह यकीनन आगा साहब से ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। आगा साहब, आप क्या समझते हैं, जो मॉनिटरिंग सेल की भी एक मॉनिटरिंग जारी है और सिलसिला अभी बस ख़त्म ही होने वाला है, रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होने वाली है, सो कैसे देख रहे हैं आप? सिलसिला तो खत्म हो चुका है, बात ये कुछ तो बाकी है। मुझे यकीन है कि प्राइवेट मीडिया तो बाद नहीं आएगा प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स देने में, लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल ये है कि लोग जो PTV देखते हैं वो इसीलिए देखते हैं कि उनको यकीन होता है कि PTV पे ख़बर होगी और सिर्फ ख़बर होगी, कोई सेंसेशनलिज्म नहीं होगी। और डेफिनेटली हम प्रोग्रेशन की जाने के बजाय हम तो देखेंगे कि ओरिजिनल रिजल्ट्स क्या आते हैं, जिसे कहते हैं गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा। तो मैं तो तब तक वेट करूँगा, मैं अपना BP नहीं ख़राब करना चाहता हूँ कि कोई वो बेसिकली ऐसे हो रहा होता है कि कौन कितने वोट ले रहा है। और एक बात बताओ, ये पाकिस्तान में और इंडिया में इजाज़त है, पूरी दुनिया में बिल्कुल नहीं है ये इजाज़त। ठीक है, आप प्रोग्रेशन नहीं कर सकते, आप रिजल्ट की उससे मेरा ख्याल है काफी फिर जो है ना प्रॉब्लम जो पैदा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, एकदम एक पॉलिटिकल पार्टी बयानिया मिल जाता है, जो हार जाती है उसको बयानिया मिल जाता है। क्या हो गया, बयानिया बन चुका होता है, प्रोग्रेशन से कहते हैं इसको इस्तेमाल करो, कैश करो, फिर वो रोडों पे आ जाते हैं, फिर वो धरने देते हैं, फिर उसके बाद फिर सारा कुछ रिपीट होता है। अच्छा चलें, इस तरफ को भी जरा शामिल करते हैं ना। मैं फौजी साहब इसमें आपको शामिल करूँगा, जरा फरमाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि वोट तो अब कास्ट हो चुका है जी, अब वोट से थोड़ा आगे चले जाते हैं। अब हुकूमत की तश्कील होनी है, उससे पहले जो पार्टीज़ ने अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी कि जी हमें इतने वोट मिलेंगे, जैसे मियाँ साहब ने आज बात की, तो मखलूत की गल तो मेरे नाल करनी ही नहीं ना, करनी है तो सादा अक्सरियत की गल करनी है, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात होगी। क्या लगता है आपको, पंजाब के हवाले से बिलखुसूस बात करें तो पंजाब में जो PMLN देख रही है उसको वो मेजॉरिटी मिलेगी जो चाह रही है? देखिए, मियाँ साहब का अब ये मखलूत की बात कह रहे हैं, जबकि उन्होंने इलेक्शन से पहले ही सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट की है। अभी आपने बात थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि उन्होंने शेर को वोट नहीं दिया, ओन चौधरी साहब को दिया, तो सीट एडजस्टमेंट ये क्या है, ये मखलूत वही है ना, ये आखिर तमाम जमातें मिल के हुकूमत बनने की, तो अकेले तो हुकूमत हमें नहीं दिखाई दे रही किसी की भी। कोई अगर ये कहा जाए कोई 2/3 जो 90 की दहाई वाली बातें आए तो वो तो मुझे दिखाई नहीं, वो तो पहले ही 2/3 आगा साहब तो, लेकिन हकीकत ये है, हकीकत जो हमें नजर आ रहे हैं ना ग्राउंड में,
एक चीज़ बहुत अहम है और वो पंजाब के हवाले से मेरे ख्याल में सबकी तवज्जो पंजाब पे है। बाकी हम ये देखते हैं बिल्कुल सबसे ज़्यादा उनकी नशिस्तें हैं, उसी पे ज़्यादा दारोमदार होता है। और अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नवाज़ का सारा जो कुव्वत थी इस्तेमाल करना वो पंजाब पे ही थी। अगर आप देखिए जलसों का एक भी देखें बहुत ना, अहम सीट थी अब जो उन्होंने मैं मानसेरा में जलसे किए, इसके अलावा पंजाब में किए, केपीके में शायद एक दो जगह के ऊपर उन्होंने और किया मानसेरा के अलावा, मानसेरा वगैरह में कुछ जलसे हुए हैं। और अदरवाइज तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की प्रेजेंस थी ना वो पंजाब में उस तरह जलसों के हवाले से, ठीक है वहाँ पे लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, 30 से ज़्यादा लोगों ने की, ना वहाँ पे नजर आई ना सिंध में नजर आई, केपीके में भी उस तरह से नजर नहीं आई। तो उसका फोकस उनका वही था, ज़्यादा उन्होंने पंजाब पे ही की। और जाहिर है कि पंजाब की अक्सरियत ही आपकी मरकज़ की हुकूमत बनती है, ये कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन एक जो चीज़ बहुत अहम है मेरा ख्याल है उसको भी हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। अच्छा वो डिस्कस करेंगे। सॉरी टू कट यू हियर, हमें दोबारा ज्वाइन किया है एडिशनल डीजी मॉनिटरिंग सेल हारून खान शनवारी साहब ने। राशिद याकूब साहब हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं। ओवर टू यू राशिद, ज़रा बात कीजिए हारून खान शनवारी साहब से, उनके पास हमारे नाज़रीन को देने के लिए क्या मैसेज है? जी हारून खान शनवारी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी चलें दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप बताइए जी। देखिए मैं इंटरेस्टिंग मैसेज ये कह रही हूँ कि देखिए एक काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उसने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। पहले हुआ है, ये नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम नहीं हम कह सकते कि बिलावल ने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन एक तवील अरसे के बाद वो पंजाब आए, वो अपनी लेगेसी फॉलो कर रहे हैं, अपनी लेगेसी को फॉलो करते हुए। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं पूरे मुल्क की बात करते हैं, हम सिर्फ एक खान शनवारी साहब जी हैं, इनसे बात करते हैं। अरुण साहब क्या कहते हैं कि इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल बंद है, तो नताइज आने में ताख़ीर तो हो सकती है फिर? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम पहले ही ये बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो EMS सिस्टम है तो उसमें उसका नेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है सच, क्योंकि आप देख लें समझ लें कि उसमें फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है और रिटर्निंग ऑफिसर एक जगह पे बैठा होता है। तो उसने तमाम जो उसके अराउंड 300-400 पोलिंग स्टेशन है उन्होंने रिज़ल्ट बनाने के बाद फॉर्म 45 तमाम पोलिंग एजेंट से वो साइन लेंगे मुख्तस जगह पर। अगर कोई इंकारी है तो बता देगा कि वो इंकारी है। यहाँ मसला ये होता है कि लोग हार जाते हैं तो फिर साइन नहीं करते, तो प्रिजाइडिंग अफसर बाकायदा ये दर्ज करेगा और उसके बाद सबको कॉपी देगा और एक कॉपी बाहर पेस्ट करेगा और उसके बाद जो है ना स्नैपशॉट लेकर जो है ना वो उसमें लॉक हो जाएगा जो फॉर्म 45 है रिज़ल्ट, और उसके बाद वो फ़ौरन मूव करेगा टूवर्ड्स जो है रिटर्निंग अफसर। तो देखें जहाँ पे शहरी इलाके हैं या जो है वहाँ पे रिज़ल्ट बड़ी जल्दी पहुँच जाएगा, क्योंकि नेट का जो है उसके साथ जो कनेक्टिविटी है वो हमारी स्पेशल कनेक्टिविटी है, वो आम नेट से हटकर है और वो उसके बगैर हमारी है और वो कायम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। और फिज़िकली इसलिए उसका आना ज़रूरी, कानून के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर ने फॉर्म 45 फिज़िकली रिटर्निंग अफसर को देना होता है और उसने क्रॉस चेक करना होगा कि जो तस्वीर भेजी गई है वो वही है, उसी टाइम की है, उसी लोकेशन की है जिसमें उसके जियो कोऑर्डिनेट्स उस पोलिंग स्टेशन के लिए लिए गए थे। तो इसका इसलिए बंदोबस्त किया गया है कि आपको याद होगा कि पिछले 1.5 साल पहले एक बड़ा मशहूर डस्का वाक़या हुआ था जिसमें पोलिंग स्टेशन प्रिजाइडिंग अफसर अगवा गया। तो अब कोई धुंध नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन ने पूरे धुंधों का बंदोबस्त किया हुआ है, जियो लोकेशन टाइम सारा आएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह रिटर्निंग अफसर जो है वो ऑफलाइन मोड पे भी अगर नहीं है तो ऑफलाइन मोड पे भी वो सिस्टम में EMS में इनबिल्ट हैं कि वो फॉर्म 47 पे रिज़ल्ट मुरतब करके अनाउंस कर देगा और हर RO के दफ्तर में ये रियल टाइम में तमाम जो 859 ROs हैं वो सब को वहाँ पे रिज़ल्ट मीडिया को भी, पोलिंग एजेंट्स को भी, कंटेस्टिंग कैंडिडेट सारे वहाँ पे देख सकेंगे और यहाँ भी मीडिया उसको लाइव देख सकेगा, उसका डैशबोर्ड। ये जो इलेक्शन सिटी है, मतलब यहाँ कब तक नताइज मौसूल होना शुरू हो जाएंगे और डिस्प्ले आना शुरू हो जाएंगे? देखिए हमारे मुल्क की जो ज्योग्राफी है तो उसमें आप देख लें कि यहाँ पे पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं। हमारा KP का नॉर्दर्न बेल्ट और सदर्न बेल्ट, फिर बलूचिस्तान, फिर ऐसे इलाके हैं इस तरफ हमारे पंजाब में भी, तो उस इलाके में जहाँ पे डिस्टेंस है, इश्यूज़ है, वहाँ तो लेट होंगे, लेकिन सिटी में ये बहुत जल्द जा जाएंगे। अराउंड 10-11 बजे हमें रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ इलेक्शन सिटी में सब देख सकेंगे। तो ये अरुण साहब का कहना है कि 10 बजे तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और सबकी नज़रें नताइज पे हैं। ओवर स्टूडियो।
जी शुक्रिया। राशिद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। हारून खान शनवारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग सेल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काफ़ी हद तक हमें अपडेट दे रहे थे मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अब न्यूज़ के हवाले से, मॉनिटरिंग के हवाले से सवाल ना उठे। आपने न्यूज़ के हवाले से बात की तो वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक पे अब जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो ट्रांसमिशन का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साथ ही